नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। मैं हूं सिद्धांत मिश्रा और मैंने हिस्ट्री और इंडियन कल्चर में नेट क्वालिफाई किया है। आज हम चर्चा करेंगे शुंग काल के विषय पे और ये जो मेरी प्राचीन भारत की जो श्रृंखला थी उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं फिर से, और जो मैंने मौर्य काल पे छोड़ दी थी। और मौर्य काल का पतन हमने देखा था इस श्रृंखला में, जो हमारा आखिरी लेक्चर था उसमें, जिसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूं। जिसने भी ना देखा हो तो उस लेक्चर को देख लें, जिससे कि हम इसके साथ जुड़ सकें। और ये जो शुंग काल है ये शुरू होगा कुछ 184 ईसा पूर्व, 184 ईसा पूर्व से लेके और करीब करीब 30 ईसा पूर्व तक ये शुंग काल चलता है। और इसी इतिहास की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो शुंग राजवंश है, ये सबसे पहले तो हम जान लें कि शुरुआत किसने करी। तो जो शुंग राजवंश है उसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग करता है। कई बार इसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। तो मौर्यों के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, ये अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की सेना निरीक्षण के समय हत्या कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जानना है कि जो अंतिम मौर्य शासक है उसका नाम आता है बृहद्रथ, और पुष्यमित्र शुंग उसके सेनापति हैं जिन्होंने उसकी हत्या कर दी और शुंग राजवंश की स्थापना कर दी। अब शुंग वंश के अध्ययन के लिए हमको बहुत सारे स्रोत जो इतिहास में मिलते हैं वो हैं, जैसे बाणभट्ट की हर्षचरित है, पतंजलि का महाभाष्य है, पुराण है, गार्गी संहिता है, कालिदास की मालविका अग्निमित्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे हमको पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र हैं अग्निमित्र, उनके जीवन के बारे में पता चलता है और तत्कालीन शुंग समाज की क्या स्थिति थी उसके बारे में बहुत अच्छा इसमें विवरण हमको मिल जाता है। बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे दिव्यावदान है, उसमें बहुत सारी हमको इसके बारे में चर्चा मिलती है। हालांकि वो अभी भी डिबेटेबल हैं, बहुत सारी जो उसके अंदर हमको तथ्य मिलते हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख है और भरूच का लेख है, जिसमें से हम आज जितना भी अध्ययन करेंगे इन स्रोतों के माध्यम से ही करेंगे। सबसे पहले शुंगों की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि शुंग वंश आता कहाँ से है। तो हर्षचरित जैसे कि बाणभट्ट ने लिखी है, उसमें उसने पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। तो इस शब्द, ये जो अनार्य शब्द है, इसको लेके कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि जो शुंग वंश थे, ये जो शुंग वंश के लोग थे, ये निम्न जाति से आते थे। लेकिन ये मान्यता उचित नहीं लगती, क्योंकि जो बाणभट्ट है उसने पुष्यमित्र के कार्य को निंदनीय माना है, क्योंकि उसने अपने स्वामी की धोखे से हत्या कर दी थी और इस कार्य को उसने निंदनीय माना है, और इसीलिए उस कारण उसने उसको अनार्य कहा है। उसका कहीं पे भी संबोधन जो है जाति सूचक नहीं माना जा सकता। और दिव्यवदान की अगर हम बात करें या हम पुराणों की बात करें, तो पुराण में पुष्यमित्र को शुंग वंश का कहा गया है, और महर्षि पणिनि ने शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र में भी बताया है कि अग्निमित्र जो था, जो कि पुष्यमित्र का जो पुत्र है, वो बैम्बिक कुल से संबंधित है। अब ये जो बैम्बिक कुल है, इसको बौधायन सूत्र में बताया गया है कि ये कश्यप गोत्र ब्राह्मण है। तो हमको दोनों जगहों से यही पता चलता है, चाहे हम मालविका अग्निमित्र ले लें या फिर हम पुराण ले लें, तो वहाँ से इनको ब्राह्मण बताया गया है। और इसी के साथ तारानाथ ने भी इसे ब्राह्मण जाति का बताया है, जिसके पूर्वज पुरोहित थे। वैदिक साहित्य में शुंग आचार्यों की काफ़ी चर्चा की गई है। तो आचार्य थे, पुरोहित थे, ब्राह्मण कुल से आते हैं, जिसके आधार पर ऐसा माना गया है कि ये शायद पहले मौर्यों के पुरोहित रहे होंगे। अब जैसे मैंने आपको अशोक के बारे में जब पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अशोक ने किस तरह से बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया, और उस समय जो ब्राह्मण धर्म है किसी तरह से शायद वो अवनति की तरफ चला गया। हालांकि अशोक की नीति ऐसी कहीं नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने अहिंसा के ऊपर बल दिया और इस कारण उसने पशु बलि को बहुत ज़्यादा निषेध कर दिया। अब क्योंकि यज्ञों में पशु बलि बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, पशु बलि बंद हो गई, यज्ञ होने बंद हो गए, तो अशोक द्वारा एक तरह से कुछ विद्वानों ने माना है कि शायद इसको इनडायरेक्टली अगर हम माने तो अशोक ने यज्ञों पर रोक लगा दी। तो जब अशोक ने यज्ञों पर रोक लगा दी, तो उसके रोक लगाए जाने पर जो पुरोहित जो वर्ग थे, उन्होंने अपना पुरोहित का काम छोड़ दिया और वो सेना में आने लगे और सैनिक का काम करने लगे। तो इसी कारण ये जो हम शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग को देखते हैं, हालांकि ये ब्राह्मण है लेकिन ये सेनापति है। अब पुष्यमित्र शुंग का परिचय, हालांकि आपको मैंने बता दिया कि ये बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, लेकिन इसके प्रारंभिक जीवन के विषय में हमें कुछ भी नहीं पता चलता, क्योंकि सभी साधन इसके जीवन का जो प्रारंभ है वो सैन्य जीवन से करते हैं। दिव्यवदान से पता चलता है कि यह पुष्य धर्म का पुत्र था और इसमें उसकी क्रूरता की कहानियां हैं। अब क्योंकि ये जो दिव्यवदान है ये है बौद्ध ग्रंथ, और मैं अभी धार्मिक नीति की जब चर्चा करूंगा तो इसको विस्तार से बताऊंगा। अब क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है और जो मौर्य समाज था, जो मौर्य सम्राट थे वो बौद्ध सम्राट थे, बृहद्रथ मौर्य जो अंतिम शासक था वो एक बौद्ध था। अब क्योंकि इस ब्राह्मण
धर्म के व्यक्ति ने एक बौद्ध धर्म के व्यक्ति की हत्या कर दी है धोखे से, तो दिव्यावदान जो है उसको क्रूर बताने के लिए या उसका चरित्र चित्रण क्रूरता की तरह करने के लिए बहुत सारी कहानियाँ गढ़ता है, जिसके ऊपर मैं आगे चल के भी चर्चा करूँगा। और पुराण, हर्षचरित और मालविका अग्निमित्र सभी में उसके लिए सेनानी शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है सेनापति, जबकि उसके पुत्र अग्निमित्र को राजा बताया है। तो यहाँ से कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि शायद पुष्यमित्र जो है ये कभी राजा बना ही नहीं और इसने अपने पुत्र अग्निमित्र को राजा बनाया। लेकिन ये मानना, ये जो धारणा है ये बहुत ज़्यादा गलत है, इसलिए क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। जैसा कि अयोध्या का जो धनदेव का जो अयोध्या लेख है उसमें हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। और ये जो अश्वमेध यज्ञ हैं ये इस बात का प्रतीक है कि राज सत्ता उसके हाथ में थी। तो राजा तो वो था, सेनानी शब्द ज़रूर आता है क्योंकि वो जो उसका सेनापति का जो कर्तव्य था, जो उसका सेनापति का जो कार्य था वो इतना ज़्यादा महान बन चुका था, या शायद उसने अपने सेनापति रहते हुए बहुत इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की थी कि शायद उसको सेनापति या सेनानी बोला जाना ज़्यादा उचित माना लोगों ने। पुष्यमित्र का साम्राज्य अगर हम देखें तो आपको याद होगा मौर्य साम्राज्य की हमने जब बात की थी तो कितना बड़ा साम्राज्य हो गया था उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसमें मगध और नीचे हमारा जो विंध्याचल पर्वत है उसके पार भी उनकी सीमाएं चली गई थी। सौराष्ट्र उसमें था, उसमें अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था। लेकिन अब क्योंकि मौर्य साम्राज्य विघटन की तरफ चला जाता है और पुष्यमित्र शुंग जो है फिर से उस साम्राज्य को एकत्रित एक छत्र शासन के नीचे लाने की कोशिश करता है, तो इसका जो साम्राज्य है ये विंध्याचल पर्वत के एकदम समीप है, जिसमें सौराष्ट्र का भाग भी शामिल है और मरुस्थल है। लेकिन ये कुछ भाग, ये जो भाग है, ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है ये वाला भाग, इसमें यवनों का शासन आ गया। कहीं ना कहीं यवनों ने आक्रमण किए हैं, जिसके ऊपर हम आज चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से यवन आक्रमण होते हैं और पुष्यमित्र शुंग और उसका जो पुत्र है अग्निमित्र या उसका जो पुत्र है वासुमित्र वो किस तरह से यवनों को पराजित करते हैं। तो इनका साम्राज्य जो है ये एक हिस्से तक सीमित था मौर्य साम्राज्य की, अगर हम तुलना करें उससे। और इस साम्राज्य के अंतर्गत पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा आते थे। अब ये जो पाटलिपुत्र है ये अभी भी इसकी कैपिटल बनी हुई है, राजधानी बनी हुई है। विदिशा इसके अंतर्गत है। और मालविका अग्निमित्र के अनुसार जो अग्निमित्र है ये विदिशा का राज्यपाल था, यानी कि इन्होंने मौर्य का जो प्रशासन है उसको भी पूरी तरह से त्यागा नहीं है। जैसे हमने देखा कि मौर्य प्रशासन में किस तरह से अशोक को और सुशीम को राज्यपाल नियुक्त किया था बिंबिसार ने, उसी तरह पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने पुत्रों को विदिशा और अयोध्या में राज्यपाल नियुक्त किया हुआ है। पुष्यमित्र की उपलब्धियों पे आते हैं हम। परवर्ती मौर्य राजाओं की निर्बलता के कारण साम्राज्य को आंतरिक और बाहरी संकटों से विघटित करना शुरू कर दिया था। पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव के अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। एक तरफ तो उसने विदेशी यवनों से साम्राज्य की रक्षा की। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस मैप में, यहाँ से विदेशी यवन आ रहे हैं भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत से, और ये गार्गी संहिता में भी दिया हुआ है, बहुत सारे और ग्रंथों में भी दिया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने आक्रमण किए। उनके आक्रमण का उल्लेख हमको गार्गी संहिता में एकदम स्पष्ट मिलता है, जहाँ पे उसने गार्गी संहिता में बताया है कि जो दुष्ट विक्रांत यवन हैं उन्होंने साकेत, पंचाल और मथुरा को जीता और पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे। तो अब यहाँ से जो पुष्यमित्र शुंग है उसने बाहरी आक्रमण से भी साम्राज्य की रक्षा की और उसने दूसरी तरफ साम्राज्य में शांति स्थापित करते हुए वैदिक धर्म और आदर्शों की पुनः स्थापना की। इसलिए इसके काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। विदर्भ युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी चर्चा मालविका अग्निमित्र में सीधे सीधे हुई है। विदर्भ का जो राजा है यज्ञसेन, हालांकि राजा क्या है, जब बृहद्रथ साम्राज्य का सम्राट था तो उस समय उसके अंतर्गत वो एक राज्यपाल था विदर्भ का। अब जैसे ही बृहद्रथ की हत्या हो जाती है तो वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। तो यज्ञसेन के नेतृत्व में विदर्भ जो है वो स्वतंत्रता की घोषणा करता है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है हमको किसमें मिलती है, मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र अगर आप नाम देखें तो इसमें ये 2 नाम से मिलकर बना है, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है और मालविका जो है ये इस नाटक की हीरोइन है जो कि विदर्भ से आती है। अब यज्ञसेन के नेतृत्व में क्योंकि विदर्भ स्वतंत्र हो जाता है और वहाँ पे अंतिम मौर्य नरेश जो बृहद्रथ था, इसका एक सचिव है, बृहद्रथ का जो सचिव है उसको पुष्यमित्र शुंग अरेस्ट कर लेता है, मतलब कारागार में डाल देता है। और यहाँ पे विदर्भ में समीकरण ये है कि विदर्भ में यज्ञसेन का एक चचेरा भाई है जिसका नाम है माधव सेन,
जो कि अग्निमित्र का मित्र है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र है अग्निमित्र, उसका ये मित्र है माधवसेन, जो कि चचेरा भाई है यज्ञसेन का। अब यज्ञसेन का जो चचेरा भाई है माधवसेन, वो भी चाहता है जो विदर्भ का जो राज्य है वो उसके ऊपर वो शासन कर सके। तो कहानी की शुरुआत कुछ यहाँ से होती है कि एक बार जब वो विदिशा जा रहा होता है माधवसेन, तो उसको यज्ञसेन का एक अंतपाल है, वो सीमा अंतपाल मतलब यानी कि जो सीमा प्रांत के जो राज्यपाल होते हैं वो इसको बंदी बना लेते हैं। अब अग्निमित्र का क्योंकि ये मित्र है, तो अग्निमित्र जो है यज्ञसेन से बोलता है कि मेरे मित्र माधवसेन को मुक्त कर दिया जाए। इस पर यज्ञसेन ये शर्त रखता है कि मैं इसको तभी मुक्त करूंगा जब आप जो बृहद्रथ का जो सचिव है उसको मुक्त करोगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो बृहद्रथ का जो सचिव है ये यज्ञसेन का साला है, ब्रदर इन लॉ है यज्ञसेन का, इसलिए यज्ञसेन बोलता है कि आप उसको वहाँ पे मुक्त कर दो, मैं इसको यहाँ पे मुक्त कर दूंगा। तो ये सुनते ही जो अग्निमित्र है ये अपनी सेनाओं को आदेश देता है कि विदर्भ के ऊपर चढ़ाई करो, उस पर आक्रमण करो, और यज्ञसेन इस युद्ध में पराजित होता है। विदर्भ राज्य जो है ये 2 भागों में बांट दिया जाता है। अब ये जो 2 भागों में राज्य बांटा है ये किसके इसको सीमा क्या बनाई है? इन्होंने एक नदी बहती थी वहाँ पे जिसका नाम है वर्धा नदी। वर्धा नदी, ये वर्धा नदी को सीमा बना के निर्धारित कर दिया जाता है। एक तरफ जो है वर्धा नदी के एक तरफ यज्ञसेन रहता है और दूसरी तरफ माधवसेन को राज्य दे दिया जाता है, और ये दोनों के दोनों जो है ये पुष्यमित्र शुंग यानी अग्निमित्र के अंतर्गत एक तरह से राज्य संभालते हैं। मतलब अग्निमित्र जो है इस पूरे विदर्भ को जीत लेता है। तो अब ये जो विदर्भ जीतना हुआ है, तो ये विदर्भ का जो क्षेत्र है आप देख पा रहे होगे इस मैप में, ये वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है विदर्भ, इसको जीत लेते हैं, यानी कि विंध्याचल तक पहुंच जाता है इसका साम्राज्य। दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है यवनों का आक्रमण। गार्गी संहिता से जैसे मैंने आपको बताया पहले भी पता चलता है कि पंचाल मथुरा को जीतकर यवन जो है वो पाटलिपुत्र तक पहुंच जाते हैं, और कालिदास के मालविका अग्निमित्र और पतंजलि के महाभाष्य में भी इस घटनाक्रम को वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र इसने सिंधु नदी के मुहाने पर यवनों को पराजित किया था। अब ये कुछ विद्वान मानते हैं कि सिंधु नदी ये वो सिंधु नदी नहीं है जो पंजाब में बहती है, कुछ मानते हैं शायद ये वो सिंधु नदी है जो मध्य भारत में काली सिंधु को माना है उन्होंने, कि काली सिंधु को शायद सिंधु लिखा है, लेकिन ये मानना एकदम सही नहीं है। और इस यवन आक्रमण के नेता के विषय में भी मतभेद है कि कुछ कहते हैं कि शायद मिनेंदर के अंतर्गत ये आक्रमण हुआ होगा, और कुछ कहते हैं शायद डेमेट्रियस ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया होगा। यवन नेता कोई भी रहा हो, इतना साफ है कि उसको पुष्यमित्र से पराजित होना पड़ा, क्योंकि अश्वमेध का जो धनदेव ने जो उल्लेख किया है, अयोध्या का जो लेख है उसमें धनदेव ने जो उल्लेख किया है अश्वमेध का। और मालविका अग्निमित्र में भी हमको एक छोटी सी कथा मिलती है कि किस तरह से अश्वमेध का जो घोड़ा है वो सिंधु नदी के दक्षिण किनारे पर यवनों द्वारा पकड़ा गया, और पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र यानी अग्निमित्र का जो बेटा है वसुमित्र, ये यवनों को परास्त कर घोड़ा पाटलिपुत्र ले आया। अब ये जो सिंधु नदी के ऊपर जो बहुत बड़ा डिबेट है, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले रैप्सन नाम के एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बोला कि ये काली सिंध है, जो कि मध्य भारत में बहती है, ना कि पंजाब की सिंध है। जबकि जो आरसी मजूमदार हैं या फिर जैसे जेएस नेगी जैसे इतिहासकार हैं, उन्होंने मालविका अग्निमित्र में जो कथा पढ़ी उसके हिसाब से जो समय दिया है कालिदास ने घोड़े का घोड़े का अयोध्या से लेके और सिंधु नदी तक पहुंचने का, वो 1 वर्ष है। तो यदि ये मध्य भारत में ही हो कहीं पे होती है नदी, तो 1 वर्ष का समय तो नहीं लगता। तो इसलिए इस आधार पर उन्होंने माना है कि जो नदी है ये ज़रूर सिंधु नदी पंजाब में बहने वाली है, और वहीं से यवन आए थे और वहीं पे उनको पराजित करके खदेड़ दिया गया। प्रशासन पद्धति कैसी थी शुंगों की, तो मौर्य काल से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं थी। जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया कि किस तरह से राजकुमारों या राजकुल के जो संबंधित व्यक्ति थे उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता था, वो परंपरा मौर्यों के समय से लेकर अभी भी चली आ रही थी, और पुष्यमित्र शुंग ने उस परंपरा को जारी रखा। वसुमित्र के उदाहरण से ये स्पष्ट है कि राजकुमार सेना का संचालन भी करते थे। मनुस्मृति से शुंग काल की न्याय और स्थानीय व्यवस्था की जानकारी मिलती है हमको, और मालविका अग्निमित्र में अमात्य परिषद और महाभाष्य में सभा का उल्लेख मिलता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से मौर्यों के समय में हमको सभा परिषद का उल्लेख मिलता था। तो प्रशासन पद्धति में बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है। धार्मिक नीति पे ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है लोगों के बीच, और इतिहासकार इसको थोड़ा अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि दिव्यवदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ जो हैं वो पुष्यमित्र को घोर बौद्ध विरोधी मानते हैं।
किंतु शुंग काल में जो सांची और भरूच स्तूपों से प्राप्त कलाकृतियाँ मिली हमको, उसके आधार पर पुष्यमित्र का बौद्ध विरोधी होने का मत खंडित हो जाता है, क्योंकि इसी काल में हमको भरूच स्तूप में एक रेलिंग मिली है जिसमें हमको कुछ इस तरह से अलंकृत या खुदी हुई जो पंक्तियां हैं, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि ये जो भरूच का स्तूप का जो रेलिंग का जो निर्माण वगैरह हुआ है ये शुंग काल में हुआ है। पुष्यमित्र के बौद्ध सम्राट की हत्या करने और ब्राह्मण धर्म को राजाश्रय देने से बौद्ध मतानुयायी अवश्य दुखी हुए होंगे, किंतु इससे पुष्यमित्र का बौद्ध विरोधी सिद्ध नहीं होता। स्वयं दिव्यावदान का कथन है आगे चल के कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्धों को अपना मंत्री नियुक्त कर रखा था। पुष्यमित्र ने कुल 36 वर्षों तक शासन किया, 184 ईसा पूर्व से लेकर 148 ईसा पूर्व तक, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बनता है। अग्निमित्र ने कुल 8 वर्ष शासन किया है, लेकिन उसके जो शासन काल है उसके बारे में हमको कोई भी महत्वपूर्ण घटना के विषय में जानकारी नहीं मिलती है। और इसके बाद अग्निमित्र के बाद आता है वसुज्येष्ठ। वसुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, जिसने पुराणों के अनुसार 10 वर्ष शासन किया। इस वंश का 9वां शासक हुआ है भागभद्र। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भागभद्र का जो नाम है इसलिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत शासक है। इससे पहले के जो शासक हुए हैं जैसे वसुज्येष्ठ है या फिर वसुमित्र है, ये दुर्बल शासक हो जाते हैं। वसुमित्र जैसे हमने पहले भी देखा कि बहुत ज़्यादा विजय कर रहा है यवनों के विरुद्ध, किंतु बाद में वो भोग विलासिता की तरफ चला जाता है। और ये जो भागभद्र है ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियोक्लाइड्स का एक राजदूत आता है जिसका नाम है हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस जो है ये विदिशा के दरबार में आता है और विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करके खुद को भागवत कहता है और भागवत धर्म को स्वीकार कर लेता है। अब यहाँ से हमको पता चलता है कि भागवत धर्म जो है कितना ज़्यादा उसको प्रश्रय दिया जाने लग गया था, और विदेशी भी आके, यानी कि विदेशियों का जो राजदूत आ रहा है, एंटियोक्लिडास का जो राजदूत आ रहा है हेलियोडोरस, उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी और भागवत धर्म को स्वीकार किया। 10वां शासक हुआ है देवभूति, जिसकी उसी के अमात्य वासुदेव ने हत्या कर दी थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने स्वामी की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की थी, उसी तरह से वसुदेव ने अपने स्वामी देवभूति की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना की जिसको बोला गया कर्ण वंश। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कर्ण वंश के बारे में हालांकि ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आज के लिए वो है हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ अभिलेख। ये स्तंभ है, इसके ऊपर कुछ लेख खुदे हुए हैं और ये एकदम जिस तरह से मौर्य सम्राट अशोक ने स्तंभ बनवाए थे उसी तरह से कुछ मिलता जुलता स्तंभ है हेलियोडोरस का, जिसको हम गरुड़ स्तंभ भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर गरुड़ की आकृति थी। इस चौकी के ऊपर जो पक्षी है ये गरुड़ है, हालांकि इस समय दिख नहीं रहा। यह अभिलेख जो है ये प्राकृत भाषा में है और इसकी लिपि जो है ये है ब्राह्मी। यहाँ से बनता है प्रश्न, कई बार आपसे अभिलेखों की लिपि पूछते हैं, भाषा पूछते हैं, और इसमें एक तरफ तो हेलियोडोरस अपना परिचय यवन राजा के राजदूत के साथ खुद को भागवत कहकर देता है, और दूसरी तरफ इस पर एक लेख है जिसका अर्थ है कि अमरता के 3 कदम हैं जिनका यदि सही पालन किया जाए तो स्वर्ग का मार्ग खुलता है, और वो हैं नियंत्रण, उदारता और एकाग्रता। तो ये इस पूरे अभिलेख का जो इसके ऊपर लेख है उसका पूरा हिंदी का ट्रांसलेशन एक तरह से आप कह सकते हो, मतलब उसका यही है। हेलियोडोरस खुद को बताता भी है कि मैं यवन राजा एंटियोक्लिडास का राजदूत हूँ और मैं भागवत हूँ, मतलब अपने आप को वैष्णव बता रहा है। वैष्णविज्म का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसको बोल सकते हैं कि किस तरह से अभिलेखीय साक्ष्य हमको मिल रहा है वैष्णविज्म का। इसके अलावा अमरता के 3 कदम, कई बार प्रश्न में पूछा जा सकता है कि आपसे कि किस अभिलेख में हमको ये उल्लेख मिलता है अमरता के 3 कदम, या फिर स्वर्ग का मार्ग खुलने के लिए नियंत्रण, उदारता और एकाग्रता की आवश्यकता होती है, हमको किस में मिलता है? तो ये हमको हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ में मिलता है। बात कर लेते हैं कर्ण वंश की। कर्ण वंश जो है वसुदेव ने, जैसे मैंने आपको बताया, देवभूति की हत्या कर दी और वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की, और लगभग 75 ईसा पूर्व के आसपास की ये घटना है। इस वंश के कुल 4 शासक हुए हैं, लेकिन हम इनके नाम के अलावा कुछ भी नहीं जानते, और शुंगों की तरह ये भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम राजा हुआ है सुशर्मा। सुशर्मा की 30 ईसा पूर्व लगभग शिमुख नामक आंध्र जातीय भृत्य द्वारा हत्या कर दी गई, और इस वंश की यहीं पे समाप्ति हो जाती है। जिसके बाद का जो इतिहास है ये हम आगे अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और इस श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए।
इस श्रृंखला को मैं पूर्ण गुप्त काल तक लेके जाऊंगा आगे तक। तो मिलता हूं अपने आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।